अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 41। आज मैं आपसे चौथा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, कोबाल्ट 2 नाइट्रेट इज रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, it is dissolved it dissolves in water to form solution containing cobalt this, यानी आप इसे सिंपल aqueous cobalt 2 plus भी लिख सकते हैं। Complete table 4.1 giving the formula of the cobalt containing species that is formed in each of 3 reactions described। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था बेटा कि आपके सिलेबस में कॉपर और कोबाल्ट केमिस्ट्री है, तो वो तो सब कुछ आपको आना चाहिए जो आपने क्लास में किया है। उसके अलावा अगर आपको कोई सवाल देता है तो वो आपको रेफरेंस दे देगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। आपने इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब है एक्वस कोबाल्ट 2 प्लस। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे बेटा तो कोबाल्ट कंटेनिंग दिस, कंप्लीट द टेबल करना है तो कोई इशू नहीं है। कोबाल्ट कंटेनिंग स्पीशीज के लिए इट इज फॉर्म इन द ईच, आई थिंक ये तुम सब ने खुद कर लिया होगा। कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड ब्लू पीपीटी होते हैं। अच्छा, एन एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला आपने तो पहले बनेंगे ब्लू पीपीटी, फिर वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, NH3 6 टाइम्स चार्ज 2 पॉजिटिव, और HCl के साथ आपको याद है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, लीगेंड एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि क्लोराइड इज वीकर लीगेंड देन वाटर, तो वो नहीं डिस्प्लेस कर सकता। तो बना लेगा कोबाल्ट क्लोराइड COCl4 +2 -4 का आंसर आना चाहिए -2 बेटा। हो गया। डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन इन रिएक्शन 3 ब्लू टू पिंक। ओरिजिनल कलर इसका होता है पिंक, और वो बाद में हो जाएगा बेटा ब्लू। कोबाल्ट का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो पिंक कलर का होता है, कोबाल्ट फ्लोराइड ब्लू कलर का होता है। ये सब आपके पास लेक्चर के अंदर ही मिल जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन हीटेड it starts to decompose at approximately 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्शियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर दिया हुआ, राइट एन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो बेटा एस लेवल का सवाल है ये, A2 में रिवाइज भी करवाता हूँ आपको और बार बार ये बताता हूँ कि रेशो याद रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड होगा, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी बेटा, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस होगी। Suggest the temperature at which magnesium nitrate and barium nitrate start to decompose। अब देखो सुनो, अगर आप ग्रुप 2 देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम होता है। तो अब आपको उसने 500 दिया हुआ है कैल्शियम के लिए, और वो आपसे पूछ रहा है मैग्नीशियम और बेरियम का। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो मैग्नीशियम का डिकम्पोजिशन 500 से कम होगा और बेरियम का डिकम्पोजिशन 500 से ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा उसकी एक रेंज होती है, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, बट ये इट मस्ट बी लेस देन 500, कम होना चाहिए ना। तो तकरीबन 50 कम कर देता हूँ, एक का फ़र्क आ रहा है ना, तकरीबन एक का फ़र्क आ रहा है, तो 50 कम कर देता हूँ तो ये हो जाता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन। और ये चूंकि 2 के फर्क से आ रहा है तो इसमें 100 बढ़ा देता हूँ, 500 है तो या 150 बढ़ा देता हूँ तो इसको कर देता हूँ 650 तक तकरीबन। तो ये इनमें एक का मतलब ये बिल्कुल एडजेसेंट है ना, और बेरियम एडजेसेंट नहीं है, ज़रा दूर है। एक्सप्लेनेशन डाउन द ग्रुप, cationic radius increases, cationic radius increases, polarizing power decreases। यूजुअली इस तरह के सवाल सबसे पहले सवाल में देता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, थर्मल
स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बेटा। तो मेरा ख्याल है सही है, बस आई होप ये लिख लेंगे आप। ब्लैंक पेज दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है, transition elements behave as a catalyst, okay, can form complex sign. Explain why transition elements behave as a catalyst. Because of the variable oxidation state. Now why because of the variable oxidation state? Because they can use both 4s and 3d। सही है। तो कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं बेटा, एज अ कैटलिस्ट कैसे कर सकते हैं? तो बिकॉज ऑफ वेरिएबल oxidation state, as they have smaller difference in 4s and 3d। can be used as energetically accessible होते हैं ये, ठीक है, इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप इन्हें। अच्छा, अगर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आए कि सर आपने कैटलिस्ट के 2 रीजन लिखवाए थे, हाँ, एक करवाया था आपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन दूसरा आपने कराया था लार्ज सरफेस एरिया, हाँ, तो हम लार्ज सरफेस एरिया का रेफरेंस इसमें दे सकते हैं, सही है। अगर ये 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो हम इसके साथ साथ इसका लार्ज सरफेस एरिया वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बोलता है सर अगर मैं दोनों पॉइंट लिख लूँ, तो मेरा ख्याल है लिख सकते हैं आप। लार्ज सरफेस एरिया और सही है ग्रेटर एफिनिटी टू एब्जॉर्ब, ग्रेटर एफिनिटी टू एब्जॉर्ब गैसेस, दोनों लिख सकते हैं इसमें। सिल्वर फॉर्म्स द लीनियर कॉम्प्लेक्स आइन, ठीक है। कॉपर फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आइन। टाइटेनियम फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस where diars is a neutral bidentate ligand। खुद लिख दिया उसने, न्यूट्रल भी है और बाइडेंटेट भी है। डाई आर्स जो बेसिकली होता है ये डाई मिथाइल आर्सिनो कहलाता है। बेसिकली इसका मतलब होता है डाई मिथाइल आर्सिनो कहलाता है। आर्सेनिक एक मेटल होता है, ये उसका बनता है, ठीक है। और ये यूजुअली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बड़ी टिपिकल होती है। स्टेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम इन दिस। तो बेटा ये तो 0 है, उसने खुद कह दिया न्यूट्रल है। ये एक क्लोरीन -1 होता है, 4 क्लोरीन -4 होंगे, तो 0 करने के लिए +4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म अराउंड द मेटल आयन, कितने बनाते हैं? देखो एक क्लोरीन मोनोडेंटेट है, 4 क्लोरीन ने 4 डेटिव बॉन्ड बनाए होंगे। डाई आर्स जो है वो बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट 2 डेटिव बॉन्ड बनाता है, तो 2 बाइडेंटेट 4 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 डेटिव बॉन्ड बाइडेंटेट ने बनाए, 4 डेटिव बॉन्ड मोनोडेंटेट ने बनाए, तो टोटल डेटिव बॉन्ड्स कितने हो गए? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा 8 बेटा, ठीक है। ड्रॉ द 3 डायमेंशनल डायग्राम टू शो द शेप ऑफ, ये लीनियर है और ये टेट्राहेड्रल है, ऊपर उसने बता दिया है। लेबल 1 बॉन्ड एंगल ऑन ईच, तो यहाँ साइनाइड, यहाँ साइनाइड, और ये लेबल बॉन्ड एंगल कर दो इसको 180। कॉपर को ये एक को डार्क कर दो, ठीक है। अबे यार एक को डॉटेड कर दो ऐसे, बल्कि इसको इसको यूं कर देता हूँ, इसको डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, और बेटा टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109। दैट्स इट।
उसके बाद बोलता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉपर कॉम्प्लेक्स इज 2 10 to power 27. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो पहले तो देखो, ये एक्सप्रेशन तो उस वक्त बनाएंगे ना जब आपको इक्वेशन पता होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इसकी इक्वेशन होनी चाहिए कॉपर 2 प्लस एक्वस हो गया, कितने साइनाइड हैं 4, तो 4 साइनाइडाइन क्या बना लेगा बेटा? कॉम्प्लेक्स CuCN4 और 3 माइनस। अब आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से बना ले, हो जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास है कॉपर CN4 3 माइनस, आपका प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन साइनाइड आयन, और कोफिशिएंट क्या बन जाता है बेटा? पावर। तो ये पावर हो गई इसकी। तो आपने पहले इक्वेशन बना ली, आसान हो गया, उससे देखने में समझ में भी आसानी हो जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी बात। In a solution of in a solution, the concentration of cyanide and concentration of this both are 0.001. Use your expression from C1 value of K stability, calculate the concentration of copper plus 1. तो अरे ये +1 है बाबू, +1 है, +1 है बाबू, प्लस, ठीक है। अच्छा, +1 क्यों है पता है ना? ये देखो ऐसे होगा ना, ये देखो CuCN4 3 माइनस दिया हुआ है ना, एक साइनाइड पे -1 होता है, 4 पे -4 होंगे, तो यहाँ क्या चार्ज होगा अगर -3 लाना है? +1। वो कह रहा है +1, ठीक है, इसकी हमें बताना। तो अगर मैं इसे ज़रा रीअरेंज करूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर +1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर साइनाइड का कॉम्प्लेक्स अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? कि स्टेप जो कि गिवन है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड की पावर 4। अगर मैं ये सारी वैल्यूज लिखूं, थोड़ा छोटा कर दूं, ये देखिएगा, कॉपर +1 0.001 अपॉन के स्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 2 10 to power 27। तो 2 इंटू 10 to power 27 इंटू साइनाइड हो जाएगा 0.001 की पावर 4। आप भी निकालें, मैं भी निकालता हूँ। ये देखें बेटा, ये आंसर आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 2.0 10 to power 27 मल्टीप्लाई बाय 0.001 की पावर 4। और बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 5 इंटू 10 to power -19 आ रहा है मेरे पास आंसर। आप अपना आंसर देखिएगा, 5 इंटू 10 to power -19। डन हो गया। आगे बोलता है अ पीस ऑफ कॉपर कंटेनिंग एलॉय हैज अ मास 0.567 ग्राम। It is dissolved in acid giving 100 centimeter cube of the blue solution, ठीक है, which in which all the copper present is copper 2 plus ion. Okay, आपने एक एलॉय था उसमें कॉपर भी था, आपने उसको एसिड में डिसॉल्व किया 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जो ब्लू सॉल्यूशन बना है वो कॉपर 2 प्लस आयन की वजह से बना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एन एक्सेस ऑफ आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू 25 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल सॉल्यूशन, ऑल ऑफ द कॉपर प्रेसिपिटेटेड एज कॉपर आयोडाइड। भाई आपके पास एक एलॉय था, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ। एलॉय कितना था? 0.567। आपने उसे 100 सेंटीमीटर क्यूब एसिड में डिसॉल्व किया, फिर आपने उसमें से 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाला और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, जिससे कॉपर आयोडाइड बन गया सॉलिड, ठीक है, ये बन गया सॉलिड। अब वो क्या कह रहा है आपसे? ऑल ऑफ द कॉपर इज प्रेसिपिटेट
ठीक है, विच ऑल द कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर 2+ आयन एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दिस कॉपर 2+ है और कॉपर 1 आयोडाइड। देखो कॉपर 2+ था और उसने कॉपर 1 आयोडाइड बनाया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है द आयोडीन लिबरेटेड इज देन टाइट्रेटेड विद 0.02 मोल पर डीएम क्यूब थायोसल्फेट। दिस इज रिएक्शन 2 दिया हुआ है, ये रहा मेरे पास 2 रिएक्शन आयोडीन को थायोसल्फेट के साथ, ये कह रहा है टाइट्रेशन रिक्वायर्ड 20.10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोल पर डीएम क्यूब थायोसल्फेट टू रीच द एंड पॉइंट। हे रिजवान, अब आप देखें आपने इसमें एक्सेस डाला था पोटेशियम आयोडाइड, तो ये तो सॉलिड बन गया। उसके बाद इसमें जो आयोडीन बनी है उसे आपने थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराया, रिएक्शन 2 ये रहा बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन दैट रिड्यूस्ड इन दिस टाइट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। तो सबसे पहले तो अगर हम थायोसल्फेट से सॉल्व कर लें तो उसका रेशो आ जाएगा, ये 1:1 का रेशो है, और से देखिए बेटा 2:1 का रेशो है। ओके, तो पहले मैं थायोसल्फेट की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। S2O32 नेगेटिव, आप आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0201 डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.02। आप मोल्स ऑफ थायोसल्फेट निकाल लें बेटा, 0.02 इंटू 0.0201, ये आ गया मेरे पास 4.02 10⁻⁻⁴। 4.02 इंटू 10⁻⁻⁴ थायोसल्फेट का आ गया। रेशो क्या है आयोडीन और थायोसल्फेट का? आयोडीन और थायोसल्फेट का 1:2 का, ये 1 है, ये 2 है, ये पूछ रहा है, ये मेरे पास आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा, तो डिवाइड बाय 2 कर दे बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास आयोडीन के मोल्स 2.01 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इन द ओरिजिनल पीस ऑफ अलॉय। अब आयोडीन के मोल्स आपके पास आ गए हैं, ये रहे। आपसे पूछ क्या रहा है, कॉपर के मोल्स पूछ रहा है, तो 1:2 का रेशो है दोबारा बेटा। तो आपने कहा कॉपर 2+2 है, आयोडीन 1 मोल है, 1:2 का रेशो है, ये 1 है, ये 2 है, ये पूछ रहा है, ये आपके पास है, तो मल्टीप्लाई बाय फिर से 2 कर दो, वही आ गया दोबारा से 4.02 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया दोबारा से, आ गया। अच्छा, अब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, ठीक है। और हम्म, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय। ओके, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है, ये जो आपके पास मोल्स आए हैं, ये आए हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, ये रहे इसमें आ गए। तो मैं लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर क्यूब में 4.02 इंटू 10⁻⁻⁴ है। टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया था, तो x करके निकाल लूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 1.608 इंटू 10⁻⁻3, ये मोल्स आ गए आपके पास। कॉपर का मास कितना होता है 60, मैं चेक करूँ एक मिनट, कॉपर का मास कितना होता है ताकि परसेंटेज निकल जाए ना। भाई कहाँ है भाई पीरियोडिक टेबल, 63 पॉइंट समथिंग है, 63.5 है बेटा, सही है, ये रहा। किधर है कॉपर, कॉपर ये रहा 63.5। तो बेटा मेरे पास मोल्स आ गए 100 सेंटीमीटर क्यूब में कॉपर के, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास से, तो मेरे पास मास ऑफ कॉपर आ जाएगा ओरिजिनल। अबे कहाँ चला गया,
ओरिजिनल 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 ये रहा। तो 1.608 इंटू 10⁻³ इंटू 63.5 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 63.5, ये आ गया 0.102108 परसेंटेज निकालनी है। तो 0.010218 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था बेटा उस एलॉय का, 0.567, 0.567। तो मैंने इसे किया, अब ये मैंने इसे किया, ये दोबारा देखिएगा, 0.10, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया मैंने 0.567 है ना, 0.567, 0.567, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 18% आ रहा है, 18% आ रहा है। हाँ मैं ना लंबी की है इसने कैलकुलेशन को, और कुछ भी नहीं किया। तो आपके पास थायोसल्फेट के मोल्स थे, समराइज कर दूं बात को। थायोसल्फेट के मोल से आपने आयोडीन के मोल्स निकाले, आयोडीन के मोल से कॉपर के मोल्स निकाले, वो मोल्स 25 सेंटीमीटर क्यूब में आए। आपके पास ओरिजिनल कितना था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। आप 100 सेंटीमीटर क्यूब में मोल निकाल लिए, मोल को मास में कन्वर्ट किया, मास से परसेंटेज निकाल ली। Suggest why solution of copper 2 plus ion is colored but copper 1 is white। देखो बेटा, कॉपर प्लस 1 होता क्या है, आर्गन और 3d10। तो इसमें d ऑर्बिटल अब एम्प्टी होता ही नहीं है, कोई खाली होता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। तो आप क्या करेंगे इसको बेटा, आप कहेंगे इसके साथ ऐसे करेंगे जैसे कि बिकॉज बिकॉज copper plus 1 ion has completely filled 3d orbitals, hence electrons cannot transit or absorb frequencies from visible region। कर ही नहीं सकते वो, इसलिए होगा ही नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं बेटा। 5 ligands are listed in table 6.1। लीगेंड दिया हुआ है, टाइप ऑफ लीगेंड दिया हुआ है। अच्छा, एक उसने पहले से दे दिया है ट्राइडेंटेट, इसका मतलब है वो पूछना चाह रहा है कि ये मोनोडेंटेट हैं, बाइडेंटेट हैं, वगैरह वगैरह। तो अमोनिया इज मोनोडेंटेट, ईडीटीए इज हेक्साडेंटेट, याद है, पॉलीडेंटेट जिसे आप कहते हैं, हेक्साडेंटेट, आप इसको पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं। साइनाइड इज अगेन मोनोडेंटेट, और ईथन डाइओएट आयन बाइडेंटेट होता है। सब लेक्चर वाली चीजें हैं। कंप्लीट द टेबल 6.1 यूजिंग द वर्ड मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट ओनली। इसका मतलब ये हुआ हेक्साडेंटेट ना बोलो, पॉलीडेंटेट बोलो सिर्फ, ठीक है। ईच ऑफ दीज 3 वर्ड्स मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, नॉट एट ऑल, हमने पहले से ही कर लिया। द मॉलिक्यूल दिस इज ट्राइडेंटेट, सजेस्ट द मीनिंग ऑफ द ट्राइडेंट। अच्छा पहले देखो ट्राइडेंटेट ये है क्यों। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो वो डेटिव बॉन्ड के लिए यूज करता है, तो एक ये रहा पेयर, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 हो गए।
तो विच कैन डोनेट 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर डेटिव बॉन्ड, सही है, विच कैन donate 3 pair of electrons for dative bond with transition metal. Suggest how acts as a tridentate ligand. How? So, because of 3 nitrogen atoms, each nitrogen has a lone pair of electron. आगे देखो, निकल फॉर्म्स द ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स, निकल और ईथन 1,2 डायमाइन बाइडेंटेट 2 हैं और H2O 2 हैं. दिस कॉम्प्लेक्स कैन एग्जिस्ट 3 आइसोमेरिक, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा और एक सिस का मिरर इमेज होगा, ठीक है. तो one of these isomers is trans isomer and the other forms are two different cis isomer. तो ये जो two different cis isomer बोल रहा है ना बेटा, ये बेसिकली किसको बोल रहा है? ऑप्टिकल को. याद है, ट्रांस के अंदर ऑप्टिकल नहीं बनता, सिस के अंदर ऑप्टिकल बनता है. तो ट्रांस आइसोमर पोलैरिटी दे रहा है, कंप्लीट द टेबल 6.2, यूज टर्म पोलर नॉन पोलर. तो ट्रांस क्या होते हैं? नॉन पोलर, बिकॉज पोलैरिटी कैंसिल आउट हो जाती है, नॉन पोलर. और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? पोलर और पोलर हो जाएंगे. आगे देखिएगा, each term can be used one on this. ठीक है. Describe the difference between cis isomer 1 and cis isomer 2. They are optical isomers. They are optical isomers. और difference क्या होगा इनमें बेटा? They rotate PPL in different directions. Oh, आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा. हमने 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इस चैप्टर को, इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच बेटा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.